नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में हैं। क्वाड की बैठक खत्म करने के बाद आज वो न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ और अब से कुछ देर बाद रात 9:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक वो नसाउ वेटरन्स कोलिसियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए भारतीय अमेरिकी हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह है। कार्यक्रम शुरू होने से कई घंटे पहले ही लोग इस कॉलेजियम में जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार यहां बेसब्री से हो रहा है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की टॉप कंपनियों के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। न्यूयॉर्क के खास समारोह में आए प्रवासी भारतीयों ने कहा कि ये हमारी मातृभूमि के प्रति हमारे प्रेम और अमेरिका भारत साझेदारी का जश्न है। हम लोग भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं जो विविधता में एकता का उदाहरण है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां होंगे। प्रवासी भारतीय समुदाय का उत्साह आप देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ है ये पूरा कोलिसियम और यहां भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का पूरा नज़ारा सामने दिख रहा है। और हमारे सहयोगी विष्णु सोम न्यूयॉर्क में हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कवर करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, उनसे पहले वहाँ किस तरह का उत्साह, किस तरह की रंगारंग छटा वहाँ प्रवासी भारतीय अमेरिकी लोगों ने दिखाई। और इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से बात की न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लॉन्ग आइलैंड से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इस स्टेडियम में कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जैसे आप देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस और अल्टीमेटली यहाँ 1000 से ज़्यादा नॉन रेजिडेंट इंडियंस असेंबल होंगे, अंदर जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का डायस्पोरा इवेंट जो कि एक रॉकस्टार जैसे इवेंट हमेशा होता है उसके लिए प्रस्तुत होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी डांसर्स, स्कूल के बच्चे आ चुके हैं यहाँ और उनके पेरेंट्स भी हैं और एंड पीपल वेविंग ओवर हियर। जैसे आपने आइए, यू वांट टू से समथिंग? आप कहाँ से आए हैं? हम वर्जीनिया से आए। वर्जीनिया से Yes. आए हैं। तो कितना घंटे का दूरी थे? Like 4 hours, 5 hours traffic. And you're really looking forward to this? Yes, we are so excited. Our kids are performing. We are in Bollywood. Where are your kids here? She's my kid. What is your name, beta? My name is Gitika. Gitika, are you looking forward to this? Yes, very much. Okay. और आप बता रहे थे कि आप लॉन्ग आइलैंड से में ही रहते हैं, आप लोग यहाँ से आए हैं। बताइए आपका क्या उम्मीद है इस इवेंट पे? हम बहुत एक्साइटेड हैं। अब पहली बार प्राइम मिनिस्टर हमारे एरिया में आए हैं यहाँ पे एंड दिस इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है आज हम अपने प्रधानमंत्री को यहाँ स्वागत कर रहे हैं और हम अपने बच्चों के साथ यहाँ डांस परफॉर्मेंस के लिए आए हैं। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। All right, so all these kids getting set to perform over here. We've got everybody wave over here. All right, so तो जैसे आप देख सकते हैं सब खुशी का माहौल है यहाँ और ये सब बच्चे रेडी है, अंदर परफॉर्म भी करेंगे। आपका नाम क्या है जी? My name is Dhaval Ganatra. और आप कहाँ से आए हैं? वर्जीनिया से। और आपका क्या उम्मीद है, आप क्या देखना चाहेंगे आज? What are your expectations? जो मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान का नाम ग्लोबली पूरा डिफरेंट, अब सब लोग दूसरी तरह से देखते हैं। हमारा रेपुटेशन, India's image all over the globe definitely has changed because of Narendra Modi. So we are looking forward to that. Okay, how about you, sir? What are your expectations? आप क्या देखना चाहेंगे? First of all, I want to welcome Mr. Modi in USA. We are from Fairfax, Virginia. आप हिंदी बोलते हैं? आप हिंदी में बताइए। हिंदी आप mix हिंदी इंग्लिश बताइए। we want okay. हम यही देखना चाहते हैं कि मोदी जी अगले 5 साल में क्या करेंगे, मतलब उनका क्या प्लान है वो देखना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे? त्योहार जैसा माहौल है यहाँ पर और हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने सारे लोग सुबह 7 बजे से यहाँ होंगे, तो बस एंजॉय करना है और मोदी जी का स्वागत करना है। आपका बेटी भी यहाँ है? ये है सिया। Hi Sia, what are you going to be doing inside?
Dancing? Have you been practicing hard? Yes. For how long? Like about 2 months. 2 months? That's awesome. Good luck to you. Yeah? All right, everybody, just wave one more time over here as you get set to go inside. They're all going to disappear in a while. तो पूजा हम इस साइड आते हैं क्योंकि मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अभी भी कुछ घंटों का टाइम है जब तक प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सुबह से लोग क्यू कर चुके हैं और काफ़ी लोग अंदर भी जा चुके हैं। हज़ारों लोग स्टेडियम के अंदर होंगे। एग्जैक्ट नंबर हमें बाद में पता होगा, पर सब तैयारी काफ़ी दिन से यहाँ जारी है और बसेस में लोग यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोग यही रुक चुके थे लास्ट कुछ दिनों के लिए, पर अब वो लोग भी अंदर जा रहे हैं। तो कल्चरल मतलब वो डांसेस, सिंगिंग, म्यूज़िक, इंडियन बॉलीवुड स्टाइल, भांगड़ा, गरबा और बाकी सब कल्चरल एक्सपीरियंस यहाँ हो रहे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ। एंड वेव टू द कैमरा सर। So you've got this very festive atmosphere over here. और ये जो यहाँ हम देख रहे हैं इसको हम कॉन्स्टेंटली ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे आपके लिए। और कुछ ही घंटों में स्टूडियो का इवेंट जो है वो हम आपके लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं विष्णु सोम, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो नसाऊ वेटरन्स कोलोसियम में किस तरह का उत्साह है प्रवासी भारतीयों के बीच, ये विष्णु सोम की इस रिपोर्ट में बहुत साफ दिख रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं फॉरेन अफेयर्स जो बहुत करीबी से कवर करते हैं, उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी। आप दोनों का स्वागत है। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, करीब 5 घंटे तक हम लाइव करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। उमा, आपसे पहला सवाल, आप इतनी बार गए हैं विदेश, इतनी बार आपने भारत के जो बड़े बड़े राजनयिक हैं या प्रधानमंत्री हैं उनकी यात्राओं को कवर किया है। विदेश में जो प्रवासी भारतीय होते हैं उनके अंदर जो जोश होता है वो कुछ खास दिखता है हर बार। कुछ आपको अलग लगता है जब वो यहाँ होते हैं और जब वो दूसरे देश की ज़मीन पर होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह का उत्साह नज़र आता है उसके पीछे अमूमन देखा जाता है या माना जाता है कि राजनीतिक वजह है। लेकिन मैंने जितने भी इस तरह के प्रोग्राम कवर किए हैं तो ये समझ में आता है कि जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके पीछे की वजह जो है थोड़ी साइकोलॉजिकल है। और वजह ये इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भारतीय देश छोड़ता है वो खुशी खुशी नहीं छोड़ता है, वो किसी न किसी एक बेहतर जीवन की आस में देश छोड़ता है और उसके साथ एक दर्द भी होता है। तो जब वो किसी नए देश में जाता है जहाँ वो अपनी जीविका शुरू करता है, इस केस में अगर अमेरिका की बात करें तो वो ना तो अपने देश का रह पाता है, ना ही वो देश उसको पूरी तरह से स्वीकारता है। इस दर्द के साये में वो जीता रहता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेडिसन स्क्वायर में पहला एक बड़ा जो एक मेगा कार्यक्रम किया था, उसके बाद से इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो जो जैसे कि मैंने हाउडी मोदी प्रोग्राम जो है ह्यूस्टन में कवर किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे भारतीयों से बात की थी। तो उनसे बात करके ये समझ में आया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक पहचान दी है और साफ तौर पे उनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहना शुरू किया, तो उनका जो दर्द है कहीं ना कहीं वो कम हुआ, एक नई पहचान मिली। और जो रेमिटेंस उनको जब भी कोई बाहर जाता है तो उससे आंका जाता है कि कितना पैसा वो देश में भेजता है, तो वो रेमिटेंस के आधार पे उसका आकलन होता है। लेकिन अब जो है उनको एक तरह से माना जाता है कि देश छोड़कर, अपना मातृ वतन छोड़कर वो नहीं गए हैं, उन्होंने कोई धोखा नहीं किया देश के साथ, बल्कि वहाँ जाकर वो देश की मदद कर रहे हैं, रेमिटेंस के तौर पर एक इम्पोर्टेड गिफ्ट भेज रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपनाया गया और यही वजह है कि जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो नज़र आता है। और एनआरआई के लिए कई प्रोग्राम चलाए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय दिवस, इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए एक इंक्लूसिव तरीके से उनको साथ लेकर चलने की कोशिश होती है। और जिस देश में वो होते हैं, अगर इसकी बात करें, इस देश की बात करें तो अमेरिका में, तो वो भारत के लिए भी एक गुट के तौर पे, समूह के तौर पर काम करते हैं। और ये सारा जो फैक्टर एक साथ जुड़ता है तो ये इमोशनल अटैचमेंट इस तौर पे नज़र आता है कि वहाँ पे लोग एक उत्सव के माहौल की तरह जो है प्रधानमंत्री मोदी का इंतज़ार करते हैं। जी, और प्रवासी भारतीयों ने दुनिया में जहाँ भी रहें अपना डंका बजाया है। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले जो एक प्रवासी समुदाय है उसमें भारतीय सबसे ऊपर हैं। और अमेरिका में उन्होंने अपनी विशेषज्ञता से, अपनी मेहनत से जो मुकाम बनाया, उसने वहाँ देश की भी तस्वीर को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है, जिसका प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो जिक्र करना नहीं भूलते हैं।
प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अमेरिका में किस तरह का उत्साह है, इसको अगर और देखना है तो भारतीय मूल के 2 ज्वेलर्स ने अमेरिका में हीरे और पत्थर के 3000 टुकड़ों से प्रधानमंत्री मोदी की एक प्रतिमा बनाई है। न्यूयॉर्क में इन दोनों ज्वेलर्स से बात की हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने। ये भी देखिए कि वो प्रतिमा कैसी दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम यहाँ लॉन्ग आइलैंड में कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। अमेरिका के कई इलाकों से लोग यहाँ आ चुके हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे साथ 2 ज्वेलर्स हैं, राजकुमार जी जो है हमारे साथ, वो यहाँ 40 साल से रह चुके हैं। और आप यहाँ अमेरिका में कितने साल? 30 ईयर्स से। और आपका नाम? असित श्रीमाल। असित जी और राजकुमार जी, आप ये बताइए आपने क्या बनाया है और ये कितना टाइम लगा है ये बनाने के लिए? हमने मोदी जी की डायमंड के अंदर एक स्टैचू बनाई है, विच टुक अस ऑल, हमको 1.5 साल लगा इसको बनाने में, क्योंकि हमको कई बार इसको बार बार वो रीडिज़ाइन करना पड़ा टू गेट द एग्जैक्ट कॉपी जो मोदी जी जैसे लगते हैं वैसे बनाने में। और इसको हमने इनेमल से बनाया है एंड इट्स पूरा, आप अगर देखेंगे तो इसे लैब ग्रोन डायमंड जो कि मोदी जी प्रमोट करते हैं। और ये बहुत, इसमें मोर देन 1500 से 3000 स्टोन लगे हुए हैं एंड इसको बनाने में 30 से 40 कारीगर, कैट 3000 स्टोन लगा है अप्रोक्सीमेटली लगे। हाँ, और कितने कारीगर? 30 कारीगर थे, बिकॉज इसको कैट जो डिज़ाइनिंग करी गई है वो कम से कम 10 से 15 बार कैट डिज़ाइन करने के बाद उसका वैक्स बनाना पड़ता है। वो जैसे वैक्स म्यूजियम में जाते हैं, पर हमको जब तक पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तब तक हम करते गए एंड आई थिंक दिस स्टैचू राइट नाउ व्हाट इट कम्स अराउंड इज इट बिल्कुल मोदी जी की एग्जैक्ट रेप्लिका दिखेगी और आइडेंटिटी वो दिखेगी उनकी। जी, तो और आप ये इस मूर्ति से आप क्या करना चाहते हैं? आप मोदी जी को ऑब्वियसली देना चाहते हैं, आपने कोशिश की है? हम उनको देना चाहते हैं। उन्होंने डायमंड, लैब-ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। आज इंडिया में जो लैब-ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री चल रही है वो मोदी जी के भरसक प्रयास के कारण है और लाखों लोगों को उसके लिए रोजगार मिला है। और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इतना फेमस हो चुका है, ये उन्हीं का काम है। अगर आज वो नई इनिशिएटिव लेते तो ये इंडिया की इंडस्ट्री इतनी आगे नहीं आ पाती है। तो ये हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज उन्होंने लाखों लोगों के लिए रोजगार किया और यहाँ पूरे वर्ल्ड में इसको फेमस कराया। और अमेरिका में ये इतना फेमस है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अमेरिका में सबसे ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी जी। तो जैसे आपने सुना है, जैसे आपने देखा है, ये मूर्ति इन्होंने बनाया है, ये सूरत में बना है, पर ये अमेरिका में कोशिश ये इनका है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये दिया जाए। तो मैंने राजकुमार जी से पूछा इसका वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है। वो कहते कि ये इसका कोई वैल्यू वो बताना नहीं चाहेंगे, ये एक वन ऑफ प्रोजेक्ट है और ही मीन्स इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट और ये प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं विष्णु सोम, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इस रिपोर्ट से फिर साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय समुदाय का जो जोश है, उत्साह है, वो किस तरह का। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 और ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी हैं और इसके अलावा हमारे साथ हैं सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रह्म चेलानी सर, आपसे बात, प्रधानमंत्री के इस दौरे को, क्वाड की कल बैठक हुई, बहुत अहम बैठक थी, आप किस तरह से देखते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को आप किस तरह बयान करेंगे? भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी ब्रॉड बेस्ड और मल्टी फैसेटेड हैं। इस तरह की रिलेशनशिप भारत ने दूसरे जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ इस तरह की ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप नहीं बनाई है। तो अमेरिका के साथ जो ये रिलेशनशिप है भारत के हितों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वाड मीटिंग से एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव निकला कि जिस तरह से जो नेवीज़ हैं, अमेरिकन, इंडियन, जापानी और ऑस्ट्रेलियन नेवीज़ हर साल मालाबार एक्सरसाइज में एक्सरसाइज करती हैं, मालाबार एक्सरसाइज के बैनर के अंडर से, उसी तरीके से जो इन चार देशों की जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो अगले साल से एक कॉमन कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन शुरू करेंगे। वो चारों कोस्ट गार्ड्स हर साल मिलेंगे और इसका कारण ये है कि चीन की जो कोस्ट गार्ड है वो साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में बहुत ही एग्रेसिव हो रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए ये 4 देशों का जो कोस्ट गार्ड
इनिशिएटिव है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो तो काफ़ी अपैरेंट है, मगर कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी निकले हैं। जिस तरह से बाइडेन और मोदी की जो मीटिंग हुई थी उसके एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने प्रो खालिस्तान ग्रुप्स के साथ, प्रो खालिस्तान सिख एक्टिविस्ट के साथ एक मीटिंग की व्हाइट हाउस में। तो इससे जो नेगेटिव मैसेज उन्होंने भेजा भारत को वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं बायलैटरल रिलेशनशिप में, दूसरी तरफ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। जैसे बांग्लादेश एक इशू है जहाँ पर भारत और अमेरिका के हित कन्वर्ज नहीं होते हैं, और खालिस्तानियों को इनकरेज करना ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी गलती है। और इस तरह का सिग्नल देना मोदी बाइडेन मीटिंग के एक दिन पहले, ये बहुत ही ट्रबलिंग मैसेज है। जी बिल्कुल, भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह के संबंध हैं उससे ठीक पहले खालिस्तान के जो कुछ प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। मीरा शंकर जी, आप अमेरिका में भारत की राजदूत रही हैं, कितना मुश्किल होता है इस तरह के जो विरोधाभास होते हैं उनमें तालमेल बिठाना कि एक तरफ इस तरह की कोई बैठक हो रही है, दूसरी तरफ एक राष्ट्र प्रमुख वहाँ जा रहे हैं, उनकी बड़ी इतनी अहम मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, एक मौका भी मिलेगा हमें अपनी चिंता जताने का जब बातचीत होगी, और अमेरिका को उसको सुनना चाहिए। ये भी अमेरिका ने दिखाया है कि क्वाड में भारत का भी एक शेष भाग है। अगर आप क्वाड समिट देखें तो उसमें ये तय किया गया है सुरक्षा को लेके, जो सागर सुरक्षा है, कि ये मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम इंडो पैसिफिक से लेके इंडियन ओशन में भी अब उसको लागू किया जाएगा और इसमें भारत का अहम भाग होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि भारत को चिंता रही है कि चीन की जो जहाज हैं, चीन के जो जहाज हैं, अब वो केवल ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में ही नहीं, परंतु इंडियन ओशन में भी आ रहे हैं, भारत के इर्द गिर्द भी आ रहे हैं। तो हमें इसकी चिंता है, और ये जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इंडियन ओशन तक लाया जाएगा, इससे काफ़ी अहमियत है कि क्वाड ये करेगा। दूसरा, कैंसर पे भी उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, और कैंसर में ये है कि वो एक मून शॉट कैंसर प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें भारत से टेस्ट और वैक्सीन्स दोनों जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर को एक तो देखने के लिए कि ये इसको हम जांच कर सकें, और दूसरा प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स हम देंगे। तो अगर आप देखें तो काफ़ी ठोस निर्णय लिए हैं इस क्वाड समिट ने, और ये भी एक दिशा दी है कि क्वाड अब कहीं जाने वाला नहीं है। क्वाड यहाँ है और वो रहेगा, और जो इंडो पैसिफिक में देश हैं उनकी मदद करेगा। तो मैरिटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करा जाएगा बाकी देशों के साथ, और कोस्ट गार्ड का तो एक्सरसाइज होगा ही, जो बोल रहे थे ब्रह्मचलानी साहब। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ठोस निर्णय निकले हैं क्वाड समिट से, और एक तरीके से ये एक मौका था जब बाइडेन साहब के लिए ये शायद आखिरी समिट होगी क्वाड की, और प्राइम मिनिस्टर किशीदा के लिए भी, कि ये देख लें कि ये पिछले 4 साल में हमने क्या हासिल किया है और आगे इसको क्या दिशा हम दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो दिशा इन्होंने दिखाई है, और आगे भी इसी पाथ पे ये चारों देश चलेंगे। जी,
ब्रह्म चेलानी जी, एक और सवाल है कि अमेरिका में पावर ट्रांजिशन होने वाला है अगले कुछ महीनों में, और ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस जीतेंगी ये समय बताएगा, लेकिन जब भी इस तरह की कोई इतनी हाई प्रोफाइल विजिट होती हैं तो किसी भी देश के लिए, जैसे भारत की हम बात करें, तो ये भी एक तालमेल बिठाना या समझना एक ज़रूरी हो जाता है कि पावर ट्रांजिशन के बाद किस जो दूसरा नेता जिसके हाथ में कमान आएगी उससे किस तरह का व्यवहार होगा, तो या उनका किस तरह का व्यवहार होगा। तो इस पूरी बातचीत में, इस चर्चा में हम बात करें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, तो उनकी कितनी सहभागिता होगी, इस पर अगर आप कुछ बता सकें। पहले बात तो ये कि जो ये क्वाड समिट का जो टाइमिंग था बहुत ही अजीब टाइमिंग था, क्योंकि ये भारत का टर्न था, ये क्वाड समिट भारत में होना चाहिए था, मगर सडनली बाइडेन ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि वो इस क्वाड समिट को होस्ट करना चाहते हैं अपने होम टाउन विल्मिंगटन में। जो विल्मिंगटन एक शहर है, छोटा सा स्टेट डेलावेयर, जो उनका होम स्टेट है। तो भारत ने मान ली उनकी बात, मगर जो जापान के प्रधानमंत्री हैं किशिदा, उन्होंने अगस्त में पिछले महीने अनाउंस किया था कि वो 27 सितंबर के पहले रिज़ाइन कर लेंगे। तो जैसे वो क्वाड समिट से वापस जाते हैं, यूएस से वापस जाते हैं जापान, तो वो रिज़ाइन करेंगे। तो ये जो ऑड टाइमिंग था समिट का, तो बहुत ही स्ट्राइकिंग रहा। मगर दूसरी बात ये है कि जहाँ जो प्रेसिडेंशियल रेस है यूएसए में, वो इस समय बहुत ही टाइट रेस है। ये कहना कि ट्रंप जीतेगा या कमला हैरिस जीतेगी, ये कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये अमेरिका में कुछ 6 या 7 स्टेट्स हैं जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स माने जाते हैं। ये स्टेट्स इलेक्शन डिटर्मिन करते हैं, इलेक्शन आउटकम डिटर्मिन करते हैं। इस तरह के स्टेट जैसे पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन वगैरह, मिशिगन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स में कौन जीतेगा दोनों में से? अगर ये एक कैंडिडेट 4-5 ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स जीत लेगा तो वो उसकी विक्ट्री हो सकती है इस प्रेसिडेंशियल रेस में। मगर जो बड़ी बात ये है कि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी होगी, अगर वो जीतते हैं दोबारा, व्हाइट हाउस में दोबारा आते हैं, तो उसके बारे में तो पब्लिक में काफ़ी जानकारी है, काफ़ी चर्चा भी है। मगर कमला हैरिस की क्या विदेश नीति होगी, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कमला हैरिस अपनी जो फॉरेन पॉलिसी विजन है उसने उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया है। उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी भारत के तरफ, क्योंकि एक तरफ तो वो कमला हैरिस पार्टली इंडियन है, हाफ इंडियन है, मगर उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी भारत की तरफ, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह की जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी की फॉरेन पॉलिसी रही है, अधिकतर वही फॉरेन पॉलिसी शायद कमला हैरिस अडॉप्ट करेगी। जी, जो बाइडेन से मिली है लगभग वही विरासत उनके साथ आगे चलेगी, और हर राष्ट्रपति की अपनी एक शख्सियत के हिसाब से उसमें बदलाव आता है। मीरा शंकर जी, एक सवाल आपसे और, भारत और रूस के जो आपसी संबंध हैं वो पूरी दुनिया में जग जाहिर हैं। भारत ने उनको बिल्कुल खुले तौर पर बताया है कि भारत रूस का दोस्त है। ऐसे मौके पर जब अभी कुछ ही दिनों पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस के राष्ट्रपति से मिलकर आए, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन दोनों जगह गए। अमेरिका के साथ इस तरह से तालमेल बिठाना, जिस देश के साथ अमेरिका एक तरह से आमने सामने ठीक देखता भी नहीं, कितना मुश्किल है भारत के राजनयिकों के लिए? काफ़ी मुश्किल रहा होगा अमेरिका को समझाना कि हमारे रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो पहले से हैं, और ना ही हम उनको बदल सकते हैं इस मौके पे। और अमेरिका को मेरे ख्याल से ये ज़्यादा पसंद आता कि हमारी नीति उनसे मिलती, पर उन्होंने मान लिया कि हमारे जो हित हैं वो फ़र्क हैं। और ये देखिए, सुरक्षा के क्षेत्र को लेके और क्षेत्रों को लेके हमारे जो रूस के साथ रिश्ते हैं वो ऐसे नहीं तोड़े जा सकते। तो उन्होंने भी एक तरीके से काफ़ी सोच समझ के यूक्रेन के इशू को भारत के साथ हैंडल किया है।
और ये नहीं होने दिया कि यूक्रेन को लेके जो दोनों देशों में मतभेद हैं वही पूरे रिश्ते को प्रभाव करने लगे। उनको एक तरफ रख के रिश्ते भी बढ़ाए हैं। तो काफी मुश्किल रही होगी हमारे राजनयिकों को ये इसको संभालना। जी ब्रह्मचलानी जी, एक सवाल आपसे। अब से कुछ देर बाद भारत और अमेरिका के जो बड़े सीईओज हैं, प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ एक बैठक होने वाली है। कौन से ऐसे फील्ड हैं जिनमें भारत और अमेरिका अब सबसे ज़्यादा करीबी से साथ आ रहे हैं, जिनमें दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी भूमिका सॉफ्टवेयर की तरह निभा सकता है और अमेरिका के साथ सबसे करीबी तालमेल बना सकता है? भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो तब हटेगी जब भारत चीन जैसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है। तो अमेरिका से टेक्नोलॉजी और कैपिटल फ्लो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीईओज़ के साथ कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मीटिंग हो रही है मोदी जी की सीईओज़ के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। मगर जो आपने पहले एम्बेसडर मीरा शंकर से पूछा था सवाल यूक्रेन के युद्ध के बारे में, उसके बारे में एक कमेंट हम देना चाहते हैं कि ये जो युद्ध है ये काफ़ी समय से चल रहा है। इसका जो कंटिन्यूएशन अमेरिका के हित में नहीं है और भारत के हित में नहीं है। अगर ये युद्ध और लंबा खींचता है तो इससे क्या होगा कि चीन और रूस के बीच एक अलायंस बन सकता है। ये अलायंस अमेरिका के लिए एक खतरा होगा और भारत के हितों के खिलाफ होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मोदी मॉस्को भी गए और फिर कीव भी गए, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अब बाइडेन के साथ उन्होंने अपने यूक्रेन पीस इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की और अमेरिका की सपोर्ट मांगी होगी ज़रूरी, क्योंकि बिना अमेरिकन सपोर्ट से उनकी जो मोदी जी की जो पीस इनिशिएटिव है वो आगे नहीं चल सकती है। मगर इस समय बाइडेन एक लेम डक प्रेसिडेंट हैं, वो यूक्रेन के युद्ध में फुली इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी गहरा कर दिया है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होता है अमेरिका में और नया प्रेसिडेंट नहीं बनता है और नया प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आता है, तब तक मोदी जी का जो ये पीस इनिशिएटिव है वो आगे नहीं जा सकता है। जी ब्रह्मचलानी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ही देर में संबोधन शुरू होने वाला है। हम आपको ले चलेंगे न्यूयॉर्क नसाउ वेटरन कोलोसियम में इस संबोधन के लिए। एक छोटा